सुगंधा है। मैं अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। मेरी उम्र 23 साल हो चुकी थी। मुझे अपने माता पिता बहुत याद आते थे, क्योंकि उनके होते हुए कभी मुझे प्यार की कमी नहीं हुई थी। वैसे तो मुझे मेरे भैया भी बहुत प्यार करते थे। भैया का नाम अंकित था। मैं उनसे उम्र में 4 साल छोटी थी, लेकिन जब से मेरी भाभी घर में आई थी, उन्हें मेरे और भैया के प्यार से बहुत जलन महसूस होती थी। भैया शुरू से ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। भाभी के आने के बाद जब भैया ने भाभी के जैसा सामान ही मुझे लाकर देना शुरू कर दिया, तो भाभी का मूड खराब हो जाता था। मगर भैया कहते थे कि मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। तुम मेरी पत्नी हो और सुगंधा मेरी इकलौती बहन है, इसलिए मैं दोनों के लिए एक जैसा ही सामान लेकर आ जाता हूँ। भैया ने हमेशा से ही भाभी से कहा हुआ था कि मेरी बहन के साथ कभी कोई गलत व्यवहार करने की कोशिश मत करना। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। बस भाभी इस बात से थोड़ी दबी हुई सी रहती थी। मेरे भैया बहुत अच्छे थे। भाभी का नाम आरुषि था। भाभी और भैया की लव मैरिज हुई थी। भैया ने उन्हें खुद पसंद किया था और मुझे मेरी दादी के साथ रिश्ता लेकर भेज दिया था। भैया भाभी का रिश्ता लगने के 6 महीने बाद ही दादी भी इस दुनिया से चली गई थी, जबकि मेरे माता पिता की 7 साल पहले मौत हो चुकी थी। मम्मी पापा के मरने के बाद भैया ने मुझे बहुत प्यार दिया था। मुझे अपनी भाभी से भी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन भाभी ने मेरी किसी भी उम्मीद को पूरा करके नहीं दिखाया। हाँ, मगर वो इतनी भी बुरी नहीं थी। फिलहाल जिंदगी जैसे तैसे गुजर ही रही थी। मेरे भैया ने मुझ पर कभी किसी तरह की रोक टोक नहीं की थी। हम अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। मेरे भैया की नौकरी बहुत अच्छी थी। भाभी से घर का ज्यादा काम नहीं होता था और मैं भी ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, इसलिए भैया ने घर में नौकर रखे हुए थे। हमारे घर में एक नौकर और 2 नौकरानियां काम करती थी। हमारे घर के सामने एक नया किराना स्टोर खुला था। सुना था कि इस लड़के ने अपने घर में ही किराना स्टोर कर लिया है, क्योंकि ये घर काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। इस घर का मकान मालिक किसी और दूसरे मोहल्ले में रहता था। इस लड़के ने इस घर को भी खरीद लिया है और इसने बड़ा सा किराना स्टोर खोला था। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर बना हुआ था। मैं ज्यादातर घर में बोर होती रहती थी, इसलिए अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हो जाती थी और बाहर का नज़ारा देखती रहती थी। लेकिन पिछले कई दिनों से मेरे मामा की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए मेरा घर से निकलना बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक दिन मेरी नज़र उस किराना स्टोर वाले लड़के पर चली गई। वो तो बहुत ही अच्छा था। ना जाने क्यों उसे देखकर मेरा दिल उस पर फिदा हो गया था। मैं अक्सर खिड़की से उसे देखा करती थी। वो मोहल्ले के कुत्तों का बहुत ख्याल रखता था। उनको अपनी दुकान से निकालकर ब्रेड दे दिया करता था, इसलिए सुबह सवेरे उसके किराने स्टोर के बाहर ही कुत्तों का झुंड खड़ा हो जाता था और जब वो उन्हें ब्रेड खिला दिया करता था, वो कुत्ते खामोशी से वहां से चले जाते थे। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद थे, जो ज़्यादातर लोगों की मदद किया करते थे। मैंने देखा था कि उस लड़के के किराना स्टोर पर बहुत सारे भीख मांगने वाले लोग भी आया करते थे। वो उनको भी खाली हाथ कभी नहीं जाने देता था। मैं उसे देखती रहती थी और मन ही मन उसे देखकर मुस्कुराती रहती थी। एक दिन मैं उसे खिड़की से ही बड़े गौर से देख रही थी, जब अचानक उसकी नज़र मुझ पर चली गई। मैं उसे देखकर फौरन ही खिड़की से हट गई थी। फिर उसके बाद से वो नोटिस करने लगा कि मेरी नज़र उस पर ही रहती है। वो कभी कभी देखकर मुझे मुस्कुराया भी करता था। मैं घर से बाहर निकलती तब भी वो मुझे बड़े गौर से देखता था। शादी के दौरान मैं घर से तैयार होकर ही निकल रही थी और फौरन भैया की गाड़ी में बैठ जाती थी। जब तक हमारी गाड़ी उसकी दुकान को पार करके आगे बढ़ जाती, तब तक वो लगातार मुझे देखता ही रहता था और मुस्कुराता रहता था। न जाने ऐसा क्यों था, क्यों मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी, क्यों मैं उसे पसंद करने लगी थी। क्या वो भी मुझे पसंद करता था? आखिर वो मुझे देखकर क्यों मुस्कुराता था और मैं भी उसे देखकर क्यों शर्मा जाती थी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। उसका नाम अभिषेक था। हमारे घर राशन का जितना भी सामान आता था, वो उसके ही किराना स्टोर से आता था, क्योंकि उसका किराना स्टोर काफ़ी बड़ा था। वैसे तो मैं ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन हमारे घर में जो 2 नौकरानियाँ थीं, रीमा और पिंकी, वो दोनों मेरी ही उम्र की थी। भैया ने रीमा को भाभी के कामों के लिए लगाया हुआ था और पिंकी को मेरे कामों के लिए। पिंकी ज़्यादातर मेरे साथ रहती थी, मेरे सारे कामकाज किया करती थी, जबकि रीमा भाभी के साथ रहती थी। भाभी ने तो उसे अपनी छोटी बहन बना लिया था। वो तो उसके साथ हमेशा मार्केट जाती रहती थी। भैया भाभी की शादी के 2 साल बाद ऊपर वाले ने उन्हें औलाद की खुशी दी। तब से और भाभी को रीमा का सहारा मिल गया था, क्योंकि रीमा उनके बच्चे को संभाल लिया करती थी और भाभी को जहाँ जाना होता वो रीमा को लेकर चली जाती थी। हमारे घर का नौकर गुरप्रीत, जो पंजाब के एक छोटे से गांव से आया था,
हम लोग प्यार से उसे गुड्डू कहकर बुलाते थे। वो बहुत ही अच्छा लड़का था। घर से बाहर के जितने भी काम होते थे वो सारे ही काम गुड्डू किया करता था। यहाँ तक कि दोपहर के समय भैया के ऑफिस में लंच भी वही देकर आता था। घर में पकने के लिए सब्जियां भी वही लेकर आता था। जिंदगी बस इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन मैं खिड़की में खड़ी हुई थी जब मुझे पिंकी ने देख लिया। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि दीदी, खिड़की में खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, तुम्हें पता तो है कि मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ। भाभी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती। उनका कहना है कि ज़्यादा सहेलियों से मेलजोल रखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं खुद भी बिहेवियर की ऐसी नहीं हूँ जो आवारा लड़कियों की तरह घर से बाहर फिरती फिरूँ। मुझे अपने घर में ही बहुत सुकून मिलता है। मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, घर में कोई लैंडलाइन नंबर भी नहीं है जिससे अपनी किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात कर लिया करूं। एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हूँ, जिससे बातें कर लेती हूँ, जिसके साथ काम में हाथ बटा देती हूँ। वो मुझसे मुस्कुराकर कहने लगी कि जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि आप खिड़की से बाहर झाँक कर क्यों मुस्कुरा रही थी? मैंने कई बार नोटिस किया है, आप किसी को देखती हो या फिर किस बात पर मुस्कुराती हो? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैंने कहा किसी को नहीं, बस ऐसे ही बाहर देखती हूँ कि बाहर की दुनिया कितनी हसीन है। बस यही सब देखकर अपने ही मन में मुस्कुराती रहती हूँ। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं और अभिषेक एक दूसरे को सिर्फ नज़रों से ही जानते थे। मैं तो उसका नाम भी जानती थी, पता नहीं वो मेरा नाम भी जानता था या नहीं। बाकी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन रात का समय था जब भैया घर आए और हम सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे, साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे। बातों ही बातों में भैया ने बताया कि पड़ोस वाले शुक्ला जी के घर से हम सब लोगों का इनविटेशन आया है, हम सब लोगों को वहां पर जाना है। भाभी कहने लगी कि क्या है उनके घर पर। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पर बेटा हुआ है, वो अपने बेटे के आने की खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि घर से सब लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। शुक्ला जी का घर हमारे घर के बिल्कुल बराबर में ही बना हुआ था और वो लोग अपना फंक्शन भी घर से ही कर रहे थे। भाभी ने कहा कि फंक्शन किस दिन है? भैया कहने लगे कि परसों है। भाभी ने कहा कि परसों हम लोग कैसे जा सकते हैं? आपको पता है ना कि परसों हम लोगों को मेरी बहन की एंगेजमेंट में जाना है, तो फिर हम शुक्ला जी के यहाँ कैसे जा सकते हैं? भैया हाथ रोककर सोच विचार करने में लग गए थे कि अब क्या होगा। शुक्ला जी के घर जाना भी तो ज़रूरी है, आखिरकार वो हमारे पड़ोसी हैं, और भाभी की बहन की एंगेजमेंट में जाना भी ज़रूरी है, आखिरकार वो भैया की साली है। भैया यही सब सोच रहे थे। इतने में ही भाभी ने भैया से कहा कि तुम क्यों इतना सोच रहे हो? मुझे तो अपनी बहन की एंगेजमेंट में ही जाना है और आपको भी मेरे साथ चलना है। ऐसा करते हैं कि शुक्ला जी के यहाँ सुगंधा पिंकी के साथ चली जाएगी। मुन्नी की वजह से मैं रीमा को अपने साथ ले जाऊंगी और आप भी हमारे साथ एंगेजमेंट में चलना। इस तरह शुक्ला जी के यहाँ भी कोई ना कोई चला जाएगा और मेरे घर भी। भैया को भाभी का ये आइडिया ठीक लगा था, मगर मैंने भाभी से बोल दिया था कि भाभी आप तो जानती हो कि मैं अकेली कहीं नहीं जाती, मैं वहाँ अकेली कैसे जा सकती हूँ। भाभी कहने लगी कि अरे तुम अकेली कब हो, तुम्हारे साथ पिंकी जाएगी ना, और वैसे भी तुम्हें थोड़ी ना वहाँ 2-3 दिन के लिए रहने जाना है। थोड़ी देर के लिए चली जाना, खाना खाना और वहाँ 2-3 लोगों से थोड़ी बहुत देर बातचीत करना, उसके बाद घर आ जाना। भैया कहने लगे कि हाँ सुगंधा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें आस पड़ोस के लोगों से भी अपने संबंध कमज़ोर नहीं करने चाहिए। पिंकी ने मुझे इशारे से कहा था कि दीदी मैं आपके साथ चलूँगी, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। 2 दिन बाद मैं और पिंकी पड़ोस के घर जाने के लिए तैयार हो गए थे। अब उन्होंने इतनी चाहत से बुलाया था तो मैं भी इनकार नहीं कर सकी थी। भैया भाभी भी एंगेजमेंट में जाने के लिए तैयार हो गए थे। शुक्ला जी के घर मैं और पिंकी चले गए थे। वहाँ जाकर हमें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ था। शुक्ला जी की वाइफ और बहनें मुझसे बहुत अच्छे से बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने शुक्ला जी की बेबी के लिए गिफ्ट भी दे दिया था। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए चले गए थे। मैं और पिंकी खाना खा रहे थे जब अचानक मेरी नज़र अभिषेक पर गई। वो भी वहाँ पर इनवाइट था और खाना खा रहा था। मैं तो उसे देखकर उछल पड़ी थी। आज मैंने उसे अपने बहुत करीब से देखा था। वो सच में बहुत अच्छा था। उसने भी जब मुझे शुक्ला जी के घर में देखा तो वो मुझे देखकर खुश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इशारे से मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर ज़्यादा लोग होने की वजह से मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं समझ गई थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मैं भी तो उससे दिल ही दिल में मोहब्बत कर रही थी। उस दिन तो हम लोग शुक्ला जी के घर से वापस आ गए थे, मगर मैं बहुत खुश थी।
हमारे आने के थोड़ी देर बाद ही भैया भाभी भी घर के अंदर दाखिल हुए। मैं भाभी को खुश होकर बता रही थी कि मुझे शुक्ला जी के घर जाकर बहुत अच्छा लगा और उनके परिवार से मिलकर भी। भाभी ने ना जाने क्यों मुझे चौंक कर देखा था। भाभी कहने लगी कि आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। मैंने भाभी के इस सवाल पर अपनी खुशी थोड़ी कम की थी। भाभी ने कहा कि आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा और ना ही तुम पड़ोसियों या फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाकर इतना खुश वापस आती हो। आखिर क्या बात है? मैंने कहा कि भाभी नहीं, कोई बात भी नहीं है, बस ऐसे ही। मैं भाभी से ये कहकर अपने कमरे में आ गई थी। कुछ दिन गुजरे कि रीमा और पिंकी अपने गांव वापस जाने की तैयारी करने लगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आखिर तुम लोग अपने गांव क्यों वापस जाना चाहती हो? यहीं पर रहो ना तुम लोग, यहाँ रहती हो तो घर के काम कितने हल हो जाते हैं। वो कहने लगी कि दीदी आप किसी और को नौकरी पर रख लो। रीमा और पिंकी एक ही गांव की रहने वाली थी। रीमा और पिंकी आपस में कजिन्स थी। रीमा का रिश्ता तय हो चुका था। रीमा की वजह से ही पिंकी यहाँ पर नौकरी करती थी, क्योंकि वो दोनों बचपन की सहेलियां भी थी। लेकिन अब पिंकी ने भी रीमा के साथ जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही यहाँ पर आई थी। भाभी ने भी उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की। रीमा की तो शादी होने वाली थी, लेकिन पिंकी यहाँ अकेली नहीं रहना चाहती थी। वो दोनों भैया से अपनी सैलरी लेकर अपना सामान बांधकर अपने गांव वापस चली गई थी। इधर घर में मैं पिंकी के बिना बड़ा अकेलापन महसूस करती थी। बस अब मैं अकेले कमरे में बैठी रहती थी और बार बार मेरा ध्यान अभिषेक के ऊपर जाता रहता था। अभिषेक के वही इशारे जो वो मुझसे शुक्ला जी के यहाँ कर रहा था, मैं इसी बारे में सोच सोच कर मुस्कुराती रहती थी। कई बार भाभी भी कमरे में आई थी और उन्होंने मुझे किसी काम के लिए आवाज़ दी थी, तो मैं अभिषेक के ख्यालों में खोई हुई थी। भाभी ने मुझे झंझोड़ा और कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अकेले बैठे बैठे कहाँ खो जाती हो। मैं घबरा गई। मैंने कहा भाभी क्या हुआ है? वो कहने लगी कि मैंने कहा कि 1 कप चाय बना दो और तुम भी पी लेना, और मैं भी। जब से वो दोनों लड़कियां गई हैं घर के काम की बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोकने लगी। कहने लगी कि अब तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ खोई रहती हो। मैंने भाभी को टालने की बहुत कोशिश की। वो कहने लगी कि देखो सुगंधा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन के जैसी हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी छोटी बहन के जैसा ही समझा है। मेरे लिए तुम मेरी सगी बहन जैसी हो। अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है या जिससे तुम उलझन का शिकार हो, उसे तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं, क्योंकि जब से तुम शुक्ला जी के घर से आई हो, मुझे तुम्हारे अंदाज बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। आखिर शुक्ला जी के यहाँ ऐसा भी क्या हुआ था? भाभी मेरे करीब आई और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा कि जी भाभी, क्यों नहीं, ज़रूर ऐसा ही होगा। आप भी मेरे लिए मेरी बड़ी बहन के जैसी ही हो। कोई भी बात हुई मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैंने भी भाभी के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा था। उसके बाद मैं किचन में चली गई और भाभी और अपने लिए चाय बनाकर ले आई। मैंने देखा कि गुड्डू भैया भी दरवाजे पर बैठे थे। मैंने उनसे भी चाय का पूछा और उनको भी 1 कप चाय दे दी थी। अब मैं और भाभी ही किचन में काम कर रहे थे। भाभी ने भैया को बोल दिया था कि नौकरानी का बंदोबस्त कर ले, और हर बार की तरह 2 नौकरानियों का ही बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि घर के काम बहुत ज़्यादा हैं। भाभी को अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए भी अलग से एक नौकरानी की ज़रूरत है, लेकिन अभी नौकरानी का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। इसलिए भाभी और मुझे मिलकर घर के सारे काम करने पड़ रहे थे। मैं तो खामोशी से घर के काम कर लिया करती थी, मगर भाभी काम करते करते बहुत गुस्सा होती रहती थी। मुझे भाभी से अब डर लगने लगा था, क्योंकि वो मेरे कमरे में बार बार किसी न किसी काम के लिए आती जाती रहती थी। इसलिए मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद ही खिड़की में खड़े होकर अभिषेक को देखती थी। मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि मुझे अभिषेक से मोहब्बत हो गई है, मगर मैं उसकी मोहब्बत को ज़्यादा दिनों तक छुपाकर नहीं रख पाई थी। उसकी मोहब्बत मेरी आंखों में दिखाई देने लगी थी। मेरी बातों में खुद ब खुद उसका जिक्र होने लगा था। भाभी का ध्यान अब हर बार फिर से मेरी तरफ हो चुका था। सुगंधा सुगंधा, मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ, दूध उबल उबल कर बह गया है। भाभी कहने लगी कि देखो तुमने क्या हाल कर दिया है। दूध उबल कर सब बाहर आ गया, सारा किचन गंदा हो गया। तुम्हारा ध्यान कहाँ चला जाता है? तुम तो मुझे बिल्कुल दीवानी लगने लगी हो। मैं दूध रखकर चूल्हे पर अभिषेक के ख्यालों में इतनी गुम हो गई थी कि बिल्कुल भूल गई थी मैंने चूल्हे पर दूध चढ़ाया हुआ है। भाभी ने मुझे झंझोड़ते हुए ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला था। भाभी मुझे ढेर सारी बातें सुना रही थी, साथ ही साथ ये भी कह रही थी कि मैंने तुमसे कई बार कहा है, अगर तुम किसी वजह से परेशान हो तो मुझे बता सकती हो, मगर नहीं,
तुम तो पता नहीं किसके ख्यालों में खोई रहती हो और काम बिगाड़ती रहती हो। अब मैं हार गई थी और मैंने भाभी से कहा कि भाभी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुछ सोचते हुए मैंने भाभी से कहा था, मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मुझे भाभी को सब कुछ बता देना चाहिए। इसलिए मैंने भाभी को अपनी पसंद के बारे में सब कुछ बताया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने जा रही है। कोई अपनी होती तो शायद मेरी बात को अपने दिल में दबा लेती, मगर भाभी तो भैया की पसंद की थी और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि जो बात मैं भाभी को अपनी हमदर्द समझकर बता रही हूँ, भाभी मेरी इस बात को दबा लेंगी और इसे मेरी कमज़ोरी बताकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। भाभी कहने लगी कि हाँ हाँ बोलो सुगंधा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। भाभी शायद इसी इंतज़ार में थी। वो फ़ौरन से मुझे लेकर बाहर सोफे पर आकर बैठ गई थी और मुझसे पूछने लगी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी आप पहले वादा कीजिए, आप भैया को कुछ भी नहीं बताओगी। मैंने भाभी से वादा लिया। भाभी कहने लगी कि तुम्हें जब मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मत बताओ। भाभी ने थोड़ा गुस्से भरे अंदाज में कहा था और फिर उठकर वहां से जाने लगी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो सबसे ज़्यादा भरोसा आप पर ही है। मैंने भाभी से कहा तो भाभी थोड़े नखरे दिखाती हुई वापस से बैठ गई थी। कहने लगी कि अरे ओ पगली, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है और बहनें भी कभी बहन का राज फाश करती हैं क्या? जो भी बात है तुम खुलकर मुझे बता सकती हो। भाभी ने मुझसे कहा तो मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने घबराते हुए कहा कि भाभी दरअसल बात यह है कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। मैंने सर झुकाते हुए कहा था। भाभी ने चौंकते हुए कहा कि क्या? भाभी के मुंह से हैरत से निकला था। उनकी हैरानगी ठीक थी क्योंकि उन्हें मेरे साथ काफ़ी साल हो चुके थे। मैंने आज तक कभी भी उनसे ऐसी कोई बात नहीं कही थी और न ही मेरे अंदर चालाक लड़कियों जैसी कोई चालाकी थी। मैं एक शरीफ और सुलझी हुई लड़की थी जिसके मुंह से मोहब्बत के बारे में सुनकर भाभी हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि जी भाभी ये सच है। मैंने झुकी हुई गर्दन और झुका ली थी। भाभी कहने लगी कि कौन है वो खुशनसीब? वो बहुत मोहब्बत से पूछ रही थी। इस समय वो मुझे मेरी दोस्त की तरह लगी थी। मैंने उनको बताया कि हमारे घर के सामने जो लड़का रहता है वो। भाभी कहने लगी कि अच्छा वो जनरल स्टोर वाला लड़का जो दिखने में बेहद स्मार्ट है और शर्मा कर बात करता है। मैंने शर्माते हुए कहा कि जी भाभी वही। वो कहने लगी क्या तुम उससे बातें करती हो? क्या मिलने भी गई हो? मैंने कहा कि नहीं नहीं भाभी, मैं उससे बातें कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास तो ना मोबाइल है और ना ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ जो मैं उससे मिलने जाऊँगी। भाभी कहने लगी तो फिर कैसे तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? मैंने कहा मैं उससे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी। उसे खिड़की से नीचे उसकी दुकान में बैठा हुआ देखती रहती थी। एक दिन उसकी नज़र मेरी तरफ चली गई तो फिर उसने नोटिस करना शुरू कर दिया कि मैं उसे देखती रहती हूँ। उसके बाद से वो भी मुझे देखने लगा। हम लोग आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते थे और आपको याद है शुक्ला जी के यहाँ भी वो आया था और उसने वहाँ भी मुझे मुस्कुराकर कुछ इशारा किया था। तभी से मैं समझ गई थी कि मेरी तरह उसे भी मुझसे मोहब्बत है। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी कि तुम सच में पागल हो गई हो सुगंधा। भाभी ने हंसते हुए कहा था। फिर भाभी ने मुझसे कहा कि चलो कल उस लड़के के घर चलते हैं, उसकी माँ से बात करते हैं। सुना है कि उसकी माँ और वो ही उस घर में रहते हैं। मैंने झट से भाभी से इनकार कर दिया। मैंने कहा भाभी नहीं, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। भाभी ने तो बहुत कोशिश की थी उसके घर मुझे ले जाने की, लेकिन मेरी वजह से ना तो वो जा सकी और ना ही मैं। मगर हर दूसरे तीसरे दिन भाभी मुझसे उसके घर जाने की फरमाइश करती रहती थी। फिर एक दिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ तैयार कर ही लिया था और कहने लगी कि सुना है इसकी माँ की हमेशा तबीयत ख़राब रहती है, चलो पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं, इसकी माँ की तबीयत देखने के लिए चलते हैं। मैंने भाभी से बहुत मना किया था लेकिन फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती उसके घर ले गई। उसने मुझे अपने स्टोर से अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ देख लिया था। वो कुछ नहीं बोला था क्योंकि मेरे साथ भाभी थी। हमने उसके घर का दरवाज़ा बजाया और फिर हम घर के अंदर चले गए थे। घर में उसकी माँ थी। भाभी ने बताया कि हम आपके सामने वाले घर में ही रहते हैं। उसके बाद भाभी उसकी माँ से बातें करती रही। मैं उसके घर में ही बैठी रही थी। उसे पता चल गया था कि मैं उसके घर में आई हुई हूँ, इसलिए वो बहाने से घर के अंदर आया और मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ कमरे में चला गया था। भाभी अभिषेक की माँ से बातें करती रही और साथ ही साथ वो मुझे भी कोहनी मार रही थी। अभिषेक की माँ ने बातों ही बातों में बताया कि हम यहाँ अभी कुछ दिनों पहले ही आए हैं। ये बात तो हम लोग पहले से ही जानते थे, मगर उन्होंने बताया कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मैं अपने बेटे की शादी जल्द ही करना चाहती हूँ ताकि बहू घर में आ जाए और मेरी सेवा करने लगे। ये बात सुनकर भाभी ने मुझे मुस्कुराकर देखा।
मैं भी शर्मा गई थी। उसके बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। उस दिन के बाद से ही भाभी ने मेरा पीछा ले लिया था। वो किसी न किसी बात पर अभिषेक का नाम ले लेती और मुझे तंग करने में या छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अभी भी हम दोनों एक दूसरे को लगातार देखते ही रहते थे। मैं बस यही अफसोस करती थी कि काश मेरे पास मोबाइल होता तो मैं भी अभिषेक से बात कर लिया करती, मगर मुझे भैया से डर लगता था। अगर भैया को पता चल गया कि मेरी बातचीत अभिषेक से होती है तो ना जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन तो उनका बहुत गुस्से भरा ही होने वाला था। मुझे अच्छा लगता था जब अभिषेक गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ मुझे देखा करता था। मैं चाहती थी कि वही मुझे प्रपोज करे, लेकिन वो भी अभी कोई बात नहीं कर रहा था। न जाने हम दोनों के नसीब में क्या लिखा हुआ था। क्या हम दोनों एक दूसरे को देखकर ही गुजारा करते? वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि दोपहर के 2 बज गए थे, लेकिन अभी तक अभिषेक ने अपना किराना स्टोर नहीं खोला था। ये सब देखकर मैं हैरान हो रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब उसकी दुकान बंद हो। वो तो हर रोज ही दुकान खोला करता था। न जाने ऐसा भी क्या हो गया था। मैं बहुत परेशान हो रही थी। सारा दिन गुजर गया था, मगर मुझे अभिषेक कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने दरवाजे की तरफ जाकर अभिषेक के दरवाजे की तरफ देखा तो उसके घर के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था। वो कहाँ चला गया था? मैं इतनी बेचैन हो रही थी कि मुझे बेचैन देखकर गुड्डू भैया कहने लगे कि क्या हुआ है दीदी, कोई परेशानी है क्या? मैं अभी दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। मैंने पीछे की तरफ देखा कि कहीं भाभी तो मुझे गुड्डू भैया से बात करते हुए नहीं दिख रही। मैंने गुड्डू भैया से खामोशी से पूछा, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो? वो कहने लगे कि हाँ दीदी पूछो, क्या बात है? मैंने कहा कि ये सामने वाला किराना स्टोर आज बंद क्यों है? उन्होंने कहा कि पता नहीं, सुना है कि कल रात घर में माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, शायद उन्हें अस्पताल लेकर गए हुए हैं। आपको क्या कोई काम था? मैंने कहा कि हाँ, मुझे कुछ सामान मंगवाना था। वो कहने लगे कि आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, मैं आपको बाजार से लाकर दे देता हूँ, मगर मैंने उन्हें टाल दिया था। मुझे ऐसा लगा 1 या 2 दिन में अभिषेक वापस आ जाएगा, मगर 2 दिन गुजर गए थे, वो अभी तक नहीं आया था। लेकिन गुजरते हुए दिनों के साथ मैं अपने भाई के अंदर बहुत बदलाव देख रही थी। भैया मुझसे बहुत उखड़े उखड़े से रहते थे और मुझसे कहते कि घर के अंदर ही रहा करो, ज्यादा घर से बाहर मत निकला करो। वो मुझसे ऐसा क्यों कह रहे थे? वो तो ये बात अच्छे से जानते थे कि मैं घर से ज्यादा बाहर जाती ही नहीं थी। कई दिनों तक मैंने भैया का इसी तरह का बिहेवियर बर्दाश्त किया था। एक दिन तो भाभी ने भी मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भैया को अभिषेक और तुम्हारे बारे में पता चल गया है। मैंने कहा कि भाभी, उनको ऐसे कैसे पता चल सकता है? इस बारे में तो सिर्फ आप और मैं ही जानते हैं। मैंने परेशानी से कहा तो भाभी कहने लगी कि अच्छा परेशान मत हो, अगर ऐसी वैसी कोई बात भी हुई तो तुम्हारे भैया मुझसे बात ज़रूर करेंगे, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी थी। भैया तो हमेशा गुस्से में रहने लगे थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। और भाभी थी कि भैया के ऐसे बिहेवियर पर मुझे डांटा करती थी, कहती थी कि ये तुमने कैसा तमाशा लगाया हुआ है, तुम्हारी वजह से घर का सारा माहौल डिस्टर्ब हो गया है। तुमने अगर कोई ऐसा वैसा काम किया है तो बता दो, तुम्हारे भैया हमेशा गुस्से में रहने लगे हैं। कोई तो बात है जो उन्हें इतना गुस्सा आता है, वो पागल तो नहीं है जो बेवजह ही घर का माहौल खराब करते रहेंगे। भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। भाभी मुझ पर ये किस तरह का इल्ज़ाम लगा रही थी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। और फिर कई दिनों से तो अभिषेक भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब भैया और भाभी के बीच ना जाने कि इस बात पर झगड़ा रहने लगा था। झगड़ा हमेशा भाभी ही शुरू करती थी। मैं काफ़ी कोशिश करती थी कि घर का माहौल ख़राब ना हो, लेकिन वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। उन दोनों के झगड़े के बीच मैंने कई बार भैया को भाभी से कहते हुए सुना था कि मैं जल्द से जल्द सुगंधा की शादी कर दूंगा, उसके लिए रिश्ता तलाश कर तो रहा हूँ। ये सब सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। इधर मैं ना जाने कितने दिनों से अभिषेक का इंतजार कर रही थी। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर भी नहीं था जो मैं उसको कॉल करके सब कुछ बता देती। हफ्ता भर होने को आ गया था, मगर अभिषेक अभी तक अपने घर वापस नहीं आया था। उसी दिन जब भैया घर आए तो भाभी को खुशखबरी सुनाने लगे। कहने लगे कि आज लड़के वाले सुगंधा को देखने के लिए आ रहे हैं, बस प्रार्थना करो कि ये रिश्ता पक्का हो जाए, क्योंकि वो लोग बहुत अमीर हैं। मरने से पहले मैंने मम्मी और पापा से वादा किया था कि मैं सुगंधा की शादी किसी अच्छे परिवार में करवाऊंगा, जहां पर हमारी सुगंधा बहुत खुश रहेगी। बस मैं चाहता हूं कि मेरा ये वादा पूरा हो जाए। भैया ने गुड्डू भैया से नाश्ता लाने के लिए कहा था और कहा था कि किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उस दिन भैया ऑफिस भी नहीं गए थे। भैया ने मुझसे कोई बात नहीं की थी।
बस उन्होंने भाभी से कह दिया था कि इसे अच्छे से तैयार कर देना, ये उन लोगों को पसंद आ जानी चाहिए। अगर ये आज उनको पसंद आ गई तो इसकी किस्मत बदल जाएगी। ये सब सुनकर भाभी हैरान रह गई थी। जब भैया ने उनको बताया कि वो लोग बहुत ही अमीर हैं, तो भाभी के होश उड़ गए थे। भाभी मेरे पास आई और कहने लगी कि अब क्या होगा, तुम्हारी और अभिषेक की मोहब्बत तो अधूरी रह जाएगी। मैंने कहा, भाभी मुझे भैया के गुस्से से बहुत डर लग रहा है। भैया आखिर मुझसे क्यों नाराज हैं? भाभी कहने लगी कि क्या पता उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया हो। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, आज तुम्हारे भैया घर में हैं, इस बारे में ज्यादा बात मत करो। शाम के टाइम पर लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ गए थे और उन्होंने मुझे फौरन ही पसंद कर लिया था। वो लोग बड़ी सी गाड़ी में आए थे और मुझे ढेर सारे पैसे भी दे गए थे। शादी को भी उन्होंने जल्दी ही कहा था। लड़का अमेरिका में एक बहुत अच्छी जॉब करता था और शादी के बाद मुझे भी वो अपने साथ अमेरिका ही लेकर जाने वाला था। लड़का देखने में भी बहुत अच्छा था। भैया इस रिश्ते से बहुत खुश थे। मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। भैया को इतना खुश देखकर मैंने अपने दिल से अभिषेक का ख्याल निकाल दिया था, क्योंकि अपने भाई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। भैया ने मेरे सर पर हाथ रखा था और कहा था कि मेरी इज्जत पर दाग मत आने देना। मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी इसके साथ कर दूंगा और उसके बाद तुम अपने घर चली जाना। जब तक कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मेरा नाम खराब हो और मेरा सर नीचा हो। पता नहीं भैया ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। भाभी भैया के जाने के फौरन ही बाद मेरे पास आई और कहने लगी, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुमने अभी और इसी समय अपने भाई को अपनी और अभिषेक की मोहब्बत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, भाभी मैं नहीं करती अभिषेक से मोहब्बत। उसकी और मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई तो क्या हुआ, अधूरी रहे, मगर अपने भाई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने भाई का सर नीचा होने देना नहीं चाहती। अगर अभिषेक मेरी मोहब्बत के बारे में जानता होता और मेरे घर इज्जत से रिश्ता ले आता तो शायद भैया मेरी शादी उसके साथ करवा देते। लेकिन अभी हम दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, तो फिर हम दोनों की शादी कैसे पॉसिबल है? मैं शादी तो भैया की मर्जी के मुताबिक ही करूंगी। ये कहकर मैंने भाभी की बोलती बंद कर दी थी। लेकिन भाभी बार बार मुझे अभिषेक की मोहब्बत का वास्ता दे रही थी और यही कह रही थी कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, इस तरह तुम्हारी मोहब्बत बच जाएगी। लेकिन मैंने भाभी को मना कर दिया था और कहा था कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी शादी वैसे तो 1 महीने बाद की तय हुई थी, लेकिन अगले ही हफ्ते मेरा जिस लड़की के साथ रिश्ता लगा था उसको अमेरिका जाना था। उसके घर वालों ने आकर बात की कि हम लोग सिंपल तरीके से अपनी बहू को अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि हमारा बेटा अपनी पत्नी के साथ अमेरिका जाना चाहता है, इसलिए हम उनकी शादी में देर नहीं कर सकते। भैया को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। वो अच्छे खासे लखपति लोग थे। ये सब भाभी से हजम नहीं हो रहा था। भाभी बार बार मुझसे यही कह रही थी कि इस रिश्ते से इनकार कर दो, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। भैया और गुड्डू भैया ने मिलकर घर में जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर ली थी। 2 दिन में ही मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया गया था। लेकिन मेरी शादी से 1 रात पहले गुड्डू भैया अचानक कहीं गायब हो गए। मैं खिड़की में खड़ी बार बार अभिषेक की दुकान को देख रही थी कि न जाने वो अपनी माँ को लेकर चला गया था। मेरी शादी का समय आ गया। मुझे दुल्हन बनाकर तैयार कर दिया गया था। मेरे ससुराल से कुछ मामूली से लोग और मेरा दूल्हा भी आ गया था। मेरे ससुराल वालों का कहना था कि 1 महीने बाद वो लोग रिसेप्शन बहुत धूमधाम से करेंगे। अभी वो मुझे सिर्फ विदा करके अपने साथ ले जाना चाहते थे। मैं दुल्हन बनकर तैयार हो चुकी थी, मगर मेरे दिल में अभी भी अभिषेक की याद बसी हुई थी। भाभी ने मुझे कमरे में ही रहने के लिए कहा था। शादी में हमारे सिर्फ कुछ खास मेहमान ही आए हुए थे। भाभी मुझे अपने साथ मंडप में लेकर आ गई थी। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। भाभी बिल्कुल ठीक तरीके से मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप में लेकर आ रही थी, जब अचानक मुझे उन्होंने जोर से भैया के ऊपर धक्का दिया। भैया ने मुझे झट से पकड़ लिया था। भैया ने कहा कि ये क्या बदतमीजी है और तुम ये क्या कर रही हो? सारे मेहमान मुझे गौर से देखने लगे थे। भाभी की ये हरकत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, मगर भाभी ने अब शोर मचाना शुरू कर दिया और वो भैया से कहने लगी कि तुम अपनी बहन को संभालो अंकित, तुम्हारी बहन घर से भागने की तैयारी कर रही थी। मैंने भाभी को चौंक कर देखा। मैंने कहा, भाभी आप ये मुझ पर किस तरह का इल्ज़ाम लगा रही हो? वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि अंकित, तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ इसके कमरे में। आज मैं तुम्हें तुम्हारी सीधी सादी बहन की हकीकत बताती हूँ। वहाँ पर मौजूद सारे ही लोग दंग रह गए थे कि आखिर हो क्या रहा है। भैया बार बार भाभी से कह रहे थे, तुम क्या कह रही हो? खामोश रहो, आखिर तुम चाहती क्या हो?
मगर भाभी भैया का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें मेरे कमरे में ले गई। मैं और बाकी के सारे ही लोग भाभी के पीछे पीछे कमरे में चले गए थे। भाभी ने कहा कि ये देखो, तुम्हारी बहन के कमरे में रस्सी पड़ी हुई है, और ये देखो तुम्हारी बहन का बैग। भाभी ने एक बैग उठाते हुए कहा। भैया कहने लगे कि ये सब क्या है। भाभी ने कहा, ये सब तुम्हारी बहन के यहाँ से फरार होने की चीजें हैं। इस रस्सी को बांधकर ये यहाँ से लटक कर भागने वाली थी, और ये बैग इसके कपड़ों का बैग है। और तुम जानते हो कि ये किसके साथ भागने वाली थी? ये गुड्डू के साथ भागने वाली है। गुड्डू पहले ही यहाँ से चला गया और उसने इसके साथ प्लानिंग की है कि ये उसके साथ भाग जाएगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और ना जाने इन दोनों के बीच ये सब कुछ कब से चल रहा था। तुम्हारी बहन तो काफ़ी समय से मेरी आंखों में धूल झोंक रही है, मगर आज जब मैंने इसे ये सामान भरा बैग तैयार करते हुए देखा तो मैं समझ गई थी कि ये बदनामी की कालिख हमारे मुंह पर पोत कर जाने वाली है। मैं भैया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि भाभी झूठ बोल रही है। वहाँ पर मौजूद सारे ही मेहमान एक दूसरे को देख रहे थे और मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। भैया ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम ठीक कहती थी कि तुम्हें सुगंधा पर शक रहता है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने कहा, भैया भाभी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड्डू भैया को तो मैं अपना भाई समान मानती हूँ। भैया मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे झंझोड़ कर कहा कि तुम ऐसा क्यों करने जा रही थी, अब शादी करो और प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। उसी समय लड़के की माँ और पिता कहने लगे कि नहीं नहीं, हम ऐसी लड़की की शादी अपने बेटे के साथ नहीं करेंगे। लड़के ने भी अपनी माँ से कहा कि माँ पापा चलो यहाँ से, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। मेरे भैया उन लोगों के आगे हाथ जोड़ते रह गए थे, मगर उन लोगों ने भैया की एक न सुनी और मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करके वो वहाँ से चले गए थे। मेरी बारात वापस लौट गई थी। मेरे पास रोने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए कोई ऐसा सबूत नहीं था जो मैं भैया को दिखा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद भैया ने मुझ पर थप्पड़ ही थप्पड़ बरसाए थे। मैं भी भाभी से कह रही थी कि भाभी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भाभी कहने लगी कि तुम हो ही कैरेक्टरलेस, हमारे घर में रहोगी तो हमारी इज्जत खराब कर दोगी। उन्होंने अपने पति से कहा कि इसे अभी और इसी समय घर से निकाल दो। मैंने भैया के आगे हाथ जोड़े। मैं बहुत रो रही थी, मगर भैया को कोई असर न हुआ। भैया कहने लगे कि आज तेरी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। भैया ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मेरे लाख चीखने चिल्लाने पर भी कोई असर नहीं हुआ था। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? सारे आसपास के लोग भी ये तमाशा खड़े हुए देख रहे थे। मैं दुल्हन के जोड़े में ही घर से निकल आई थी। मुझे नहीं पता था कि भाभी मेरे साथ ऐसा खेल खेलने वाली है। चलते चलते मैं सड़क पर आ गई थी। मैं तो ज़्यादा रास्तों को भी नहीं जानती थी। सड़कों पर चलते चलते मुझे रात का समय हो गया था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। कोई मेरे दर्द को समझने वाला नहीं था, इसलिए मैं सड़क के किनारे ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि एक काली रात मैं कहाँ गुजारूं। इतने में ही एक जवान लड़की मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और उसने कहा कि बहन, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? मैंने कहा, यही मेरी मंजिल है, मेरी किस्मत खराब है, मैं यहाँ से कहाँ जा सकती हूँ? वो कहने लगी कि बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रही हो, क्या वक्त की सताई हुई हो? मैंने कहा कि नहीं, वक्त की सताई हुई नहीं हूँ, बल्कि अपनों की सताई हुई हूँ। उसने मुझसे पूछा कि बताओ क्या बात है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरे कपड़े देखकर भी वो समझ गई थी कि मैं एक ऐसी दुल्हन हूँ जो दुल्हन बनने से पहले ही उजड़ गई। उसने मेरी कहानी सुनने के बाद अफसोस जताया और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं भी एक ऐसी ही लड़की हूँ। मैं ही नहीं, बल्कि मेरे साथ की काफ़ी सारी लड़कियाँ एक एनजीओ में काम करती हैं। हमें वहाँ पर रहने की जगह भी मिलती है। हमें वहाँ पर मजबूत बनाया जाता है, सक्षम बनाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ वहाँ पर रह सकती हो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है तो वहाँ पर मौजूद लड़कियों को उस टैलेंट के जरिए कामयाब बना सकती हो। फिलहाल तो मुझे रात को गुजारने के लिए किसी महफूज छत की ज़रूरत थी, इसलिए मैं उस लड़की के साथ चली गई थी। वो मुझे अपने एनजीओ ले गई थी। वहाँ जाने के बाद मैं फटी फटी नज़रों से वहाँ की लड़कियों को देख रही थी। मैंने देखा कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अनाथ लड़की नहीं हूँ। मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो माता पिता के बिना भी एनजीओ, अनाथ आश्रम, गर्ल्स हॉस्टल जैसी जगह पर अपना गुजारा कर रही हैं। उस लड़की ने मेरी बातचीत वहाँ की वार्डन से करवा दी थी और इस तरह मैंने उस एनजीओ में रहना शुरू कर दिया था। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थीं जिनमें कोई ना कोई हुनर था, और जिनमें कोई हुनर नहीं था उन्हें सिखाया जाता था। मुझे वहाँ पर रहते हुए 3 दिन गुजर गए थे।
मुझे सबकी बहुत याद आ रही थी और सबसे ज़्यादा अफसोस तो मुझे अपनी किस्मत पर हो रहा था। फिर इसी तरह से मुझे वहाँ रहते हुए 1 महीना गुजर गया और कुछ पता ही नहीं चला। मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने पहले ही यहाँ आकर अपने आप को बिजी कर लिया था, मगर मेरा ध्यान बार बार सब लोगों पर जा रहा था। कई दिन उस एनजीओ में रहने के बाद मुझे वहाँ की आदत हो गई थी। मैं वहाँ पर सारे काम करने लगी थी। हम लड़कियों को वहाँ पर अच्छा खाना दिया जाता था। एक दिन मुझे वार्डन ने कहा कि सुगंधा, आज राशन आने वाला है, अभी एक लड़का रिक्शा में राशन लेकर आएगा। उन्होंने मेरे हाथ में राशन की लिस्ट पकड़वाई और कहने लगी कि सारा राशन चेक करके अंदर रखवा देना। मैं वहाँ पर खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद एक रिक्शा आई और एक लड़का उसमें से उतरकर राशन का सामान नीचे उतारने लगा था। जब अचानक मेरी नज़र उस लड़के पर गई तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि सामने रिक्शा से सामान उतारने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि अभिषेक था। उसकी नज़र भी मुझ पर चली गई थी। वो तो जैसे मुझे देखकर सब कुछ भूल गया था। उसने सामान वहीं फेंक दिया और वो झट से मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ चले गए थे? मेरी नज़रें तुम्हें ना जाने कब से तलाश कर रही थी। वो कहने लगा कि दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं उनको लेकर मुंबई शहर चला गया था और वहाँ पर मुझे उनका इलाज करवाने में काफ़ी दिन लग गए। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरी नज़र तुम्हारे कमरे की खिड़की से नहीं हट रही थी, क्योंकि तुम मुझे वहाँ नज़र ही नहीं आ रही थी। मैं बार बार तुम्हें तलाश कर रहा था। मैंने जब आसपास के लोगों में तुम्हारे बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी की थी, लेकिन तुम्हारी बारात वापस लौट गई और फिर उसके बाद तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया। मगर अब वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा है। वही नहीं, बल्कि मैं भी तुम्हें काफ़ी दिनों से तलाश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे भैया मुझे क्यों तलाश कर रहे हैं? भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें आंखों ही आंखों में इशारे किया करता था? मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था। मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने ही वाला था, लेकिन मेरी माँ की तरफ से बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी। उनको अस्पताल में भर्ती करवाना बहुत ज़रूरी था। मुझे काफ़ी समय लग गया। वहाँ से आकर मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत तुम्हारे भाई को भी मिल गया, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और तुम्हें हर तरफ तलाश कर रहा है। तुम्हारे घर का वो नौकर जिसको लेकर तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बदनाम किया था, वो कुछ दिनों बाद जब तुम्हारे घर आया तो तुम्हारे भाई ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो उसे मारता पीटता घर से बाहर तक लेकर आ गया था। घर के बाहर काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वो उसे बार बार कह रहा था कि अब तू यहाँ पर क्या लेने आया है। वो बेचारा नौकर रो रो कर कह रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव किया। उस नौकर ने बताया कि आप मुझे बेफजूल में मार रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आपको पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ। तब तुम्हारे भाई ने बताया कि तेरा और मेरी बहन का काफ़ी समय से अफेयर चल रहा था, तो उसे घर से लेकर भागना चाहता था ना? तूने तो उससे शादी कर ली होगी, अब क्या लेने आया है यहाँ पर? उस नौकर ने तो ये सुनकर अपने कानों को हाथ लगा लिए थे। वो कहने लगा कि अंकित भैया, आप ये क्या कह रहे हो? सुगंधा दीदी मेरी बहन की तरह थी। वो पहले ही मुझसे उम्र में छोटी थी, लेकिन मैं फिर भी उसको दीदी कहकर पुकारता था। तुम्हारे भैया ने कहा, तो फिर तू कहाँ गायब हो गया था? तू पहले ही घर से चला गया था ना, और बाद में तूने मेरी बहन को भगाने के लिए कहा था ताकि मैं तुझे पकड़ न लूँ। वो कहने लगा कि अंकित भैया, मैं क्यों आपके घर से भागने लगा? ना तो मैं सुगंधा दीदी को घर से भगाने वाला था और ना ही मैं खामोशी से आपके घर से भागा था, बल्कि मैं तो सुगंधा दीदी की शादी से एक रात पहले भाभी जी को सब कुछ बताकर गया था। उधर गांव में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने भाभी से वहां जाने के लिए कुछ पैसे भी लिए थे, और तो और मैंने भाभी को बताया भी था मुझे वापस आने में लगभग 1 महीना लग सकता है, क्योंकि मेरी बहन की भी शादी थी। मैं तो 15 दिन बाद गांव जाने वाला था, मगर पिताजी की तबीयत बिगड़ने की वजह से सुगंधा दीदी की शादी से 1 दिन पहले ही मैं अपने घर चला गया था। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे गांव फ़ोन करके पूछ सकते हो। तुम्हारे भाई ने जब तुम्हारी भाभी की तरफ देखा तो वो घबराने लगी थी, और उसके चेहरे की घबराहट देखकर तुम्हारा भाई समझ गया था कि उसने उससे झूठ बोला है। तुम्हारे घर का नौकर भी बार बार कह रहा था कि भाभी सच बात क्या है बताओ, मगर तुम्हारी भाभी कह रही थी कि ये नौकर झूठ बोल रहा है। नौकर ने ये बात साबित कर दी कि वो अपने गांव ही गया था और उसका तुम्हारा कोई चक्कर नहीं चल रहा था।
तुम्हारा भाई अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा कि इस झूठी मक्कार औरत की वजह से मैंने अपनी बहन को घर से निकाल दिया। तुम्हारे भैया ने तुम्हारी भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और उनसे कहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारी भाभी ने सारी सच्चाई उगल दी और उसने कहा कि वो शुरू से ही तुमसे जलन रखती थी। तुम्हारा भाई तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों करता था, और फिर तुम्हारा रिश्ता अमीर घर से आ गया, उसे और ज़्यादा जलन होने लगी। उसने सोचा कि जो सब कुछ इस घर में आने के बाद मुझे हासिल नहीं हुआ, वो सब कुछ तुम भी अपने ससुराल जाने के बाद हासिल ना कर सको, इसलिए वो तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहती थी। उसने तुम्हें नौकर के साथ बदनाम कर दिया। ये सब कुछ पूरा मोहल्ला सुन रहा था और इस तरह तुम्हारी भाभी को मोहल्ले वाले भी बुरा भला कहने लगे। बस तभी से तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। वो बेचारा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। वो तुम्हें तलाश कर रहा है और मैं भी तुम्हें न जाने कब से तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मगर आज तुम मुझे मिल गई हो। प्लीज़ मेरे साथ अपने घर चलो, अपने भाई को माफ़ कर दो। आज मेरी आंखों के सामने अभिषेक खड़ा हुआ था और मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। ये 1 महीना मैंने किस तरह इस NGO में रहकर गुजारा है, ये मैं ही जानती हूँ। भले ही मैं यहाँ पर किसी तकलीफ में नहीं थी, मगर मेरे साथ जो हुआ था उसका बोझ मेरे दिल पर था। अभिषेक मुझे अपने साथ मेरे घर ले आया था। जब मेरे भैया को पता चला कि मैं घर वापस आ गई हूँ तो उनकी खुशी के ठिकाने न रहे थे। उन्होंने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया था और वो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। भाभी भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने उन दोनों को माफ़ कर दिया था। भैया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था, उधर भाभी को भी पछतावा हो रहा था, क्योंकि भैया ने उनको बहुत डांट लगाई थी और उनसे ये भी कह दिया था कि अगर मेरी बहन नहीं मिली तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। इस बात से भाभी बहुत डर गई थी। भाभी को तो हमेशा यही लगता था कि भैया मुझे ज़्यादा अहमियत देते हैं, तभी तो उन्होंने हम दोनों भाई बहन के बीच फूट पैदा करवा दी थी और मुझ पर मेरे ही घर के नौकर के साथ इल्ज़ाम लगा दिया था। भाभी ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली थी। अभिषेक ने भी भैया भाभी को अपने और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। अभिषेक ने कहा था कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। भैया के लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मैं वापस लौट कर आई थी, इसलिए भैया को अभिषेक की बात का बुरा नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद अभिषेक अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया था। भैया ने मेरा रिश्ता उसके साथ पक्का कर दिया। भैया भाभी ने गुड्डू भैया के साथ भी शर्मिंदगी जाहिर की थी और उनसे भी माफ़ी मांगी थी। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी अभिषेक के साथ हो गई। भाभी जो करना चाहती थी उसमें वो कामयाब नहीं हुई। उन्होंने मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया था। उन्होंने मेरे दिल का राज जानकर मेरे भैया को मेरे खिलाफ भड़काया था, मगर सच कभी छुपा नहीं रह जाता, एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।